अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर के मैथ्स की कोर्स को कवर करने वाली जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसकी फिफ्थ वीडियो में हैं। और मैंने स्टार्ट में ये बताया था कि हमारा जो मेन फोकस है वो आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं। लेकिन चूँकि आगा खान बोर्ड का जो सिलेबस है वो भी सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक होता है और इसी तरह बाकी बोर्ड्स भी उसी नेशनल करिकुलम को फॉलो करते हैं, इसलिए उनके दोनों के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम जो पंजाब बोर्ड की बुक है उसको हम फॉलो करेंगे और मैं बता दूंगा इस बुक के कौन से क्वेश्चंस करने से आगा खान बोर्ड का जो सिलेबस है उसके कौन कौन से एसएलओज जो है वो कवर हो जाएंगे। हम लोग क्लासों में भी यूजुअली जो है वो पंजाब बोर्ड की बुक ही फॉलो करते हैं और आगा खान बोर्ड की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें भी पंजाब बोर्ड की जो बुक्स है वो शामिल है। तो हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग एसएलओ 1.2 पढ़ेंगे जो कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज़ के बारे में है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करती है और ये जो एसएलओ है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंडर आता है। जो कॉग्निटिव लेवल है जो एसएलओज में आखिर पे मेंशन होते हैं उसमें ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है और फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा और इस टॉपिक को सिर्फ हमने क्लासरूम एक्टिविटी के तौर पे करना है। यानी क्लास में ये डिस्कशन होगी इस टॉपिक के बारे में, लेकिन एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। और फिर हम लोग जो पंजाब बोर्ड की बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन जो हैं स्टार्ट में जो है वो करेंगे और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट हमारी पिछली जो वीडियोस हैं उनमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चीज़ें, तो इस तरह से ये रिवीजन भी हो जाएगी आइडियाज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों जैसे Z1 और Z2, Z1 प्लस Z2 की जो एब्सलूट वैल्यू होगी, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करके जो एब्सलूट वैल्यू आएगी वो एब्सलूट वैल्यू उन दोनों नंबर्स की अलग अलग एब्सलूट वैल्यूज के सम से लेस होगी या फिर इक्वल हो सकती है। यानी ग्रेटर नहीं हो सकती ये चीज़, ये लेस होगी या इक्वल होगी। इस इनइक्वालिटी को हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, क्यों हम इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं, इसकी मिसाल हम इस फिगर से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इस आइडिया को। हमने अपने पहले दूसरे लेक्चर में ये चीज़ देखी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो ये ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, जैसे ये जो एरो है और ये लाइन जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है वो 4+2 होता है, क्योंकि इसमें जो रियल पार्ट है वो 4 है, 1 2 3 4, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1 2। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 4+2 आयोटा। और बताता चलूँ कि जो डायग्राम होती है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है उसको आर्गन डायग्राम भी बोलते हैं। ओके, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और अगर हम लोग इसमें ऐड करते हैं एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर
कहें कि Z1 जो है वो 4 + 2 आयोटा है और Z2 जो है देते हैं यहाँ पे कि ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला क्या होगा। तो 1 2 3 4 4 यूनिट हम लोग राइट साइड पे मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 यूनिट अपवर्ड मूव करेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बाद यहाँ ऐड हो रहा है इस नंबर में, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा हमारे पास 4 + 5 आयोटा। 1 2 3 4 4 + 5 आयोटा, ये हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, Z1 + Z2, तो हो जाएगा 4 + 4 8 + 2 + 5 7 7 आयोटा। तो इन दोनों का सम आ जाएगा 8 + 7 आयोटा। अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास सम आ रहा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का +7, ये देखें यहाँ से यहाँ तक 8 है, रियल पार्ट 8 बन रहा है और इमेजिनरी पार्ट 7 बन रहा है, यानी ये वाला जो जो लाइन है के सम को रिप्रेजेंट कर रही है। ये Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Z2 को, और ये लाइन जो है +Z2 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मॉडुलस फाइंड करें, यानी Z1 की मॉडुलस फाइंड करें, Z1 का मॉड हमारे पास आ जाएगा 4² + 2² और इसका स्क्वायर रूट, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उनके सम का स्क्वायर रूट। तो 16 + 4 20 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20 बन जाएगा ये। जबकि जो Z2 है वो हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और ये बन जाएगा 41, स्क्वायर रूट ऑफ 41। जबकि अगर हम लोग Z1 + Z2 का मॉड लें, यानी ये इस नंबर का, ये हो जाएगा 8² + 7² और इसका स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 64 + 49 और ये आ जाएगा हमारे पास 130। तो 113 जो है उसका स्क्वायर रूट हमें पता है कि 10 पॉइंट कुछ आएगा, और इसी तरह अगर हम लोग इन नंबर्स के स्क्वायर रूट लेते हैं और उनको ऐड करते हैं, तो अगर हम लोग कैलकुलेटर से इनको ऐड करें और इनकी वैल्यूज फाइंड करें, तो अगर हम लोग कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज निकालें तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 जो है वो आएगा 4.47 अप्रॉक्सीमेटली, यानी ये जो लेंथ है, लेंथ Z1 के मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो Z1 = 0.47, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ऑलमोस्ट इतनी है, और Z2 का जो मॉड है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 6.40 है, और इन दोनों नंबर्स का जो सम है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10.63 आ रही है। अब जो हमारे पास फिगर से भी क्लियरली हमें नज़र आ रहा है
कि ये तीनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं यानी Z1, Z2 और Z1 प्लस Z2, अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें तो एक ट्राइंगल बनती है। और ट्राइंगल के अंदर ये रूल होता है कि ट्राइंगल में कोई सी भी दो साइड्स की लेंथ का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रही है हमें नज़र भी आ रहा है, दूसरा हम लोग इन नंबर्स से भी कंफर्म कर सकते हैं कि अगर हम लोग Z1 प्लस Z2 का मॉड लेते हैं, Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड लेते हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं यानी, तो ये तकरीबन 10.87 बन जाएगा। जबकि सिर्फ Z1 प्लस Z2 का जो मॉड है वो 10.3 आ रहा है, 63 आ रहा है। तो ये वाली क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर, और यही असल में जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है उसमें भी हम लोग क्लेम करते हैं कि इंडिविजुअल मॉड्यूली जो होते हैं का सम ग्रेटर देन होता है, और सम टाइम इक्वल टू भी हो सकता है सम के मॉड्यूलस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को देख लिया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और उनके सम को रिप्रेजेंट करें आर्गन डायग्राम के अंदर तो एक ट्राइंगल बनती है, और ट्राइंगल के अंदर ये रूल होता है कि ट्राइंगल में कोई सी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी थी। ओके, अब हम लोग ये देखते हैं कि इक्वलिटी जो है यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है वो कब होल्ड करती है। तो इक्वल टू का साइन तब होल्ड करेगा जब Z1 और Z2 रियल पार्ट पर मुश्तमिल हो सिर्फ, या फिर दोनों ही सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पर मुश्तमिल हो। ऐसी सूरत में ये जो इक्वलिटी है ये होल्ड कर जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर Z1 4 हो, Z2 5 हो, यानी Z1 भी सिर्फ रियल है और Z2 भी सिर्फ रियल है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो Z1 प्लस Z2 होगा 9 आ जाएगा, और इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी भी 9 होगी। इधर इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगी, और इस तरह हम लोग ये लिख सकेंगे कि Z1 प्लस Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। तो इक्वलिटी जो है वो उस वक्त होल्ड करेगी जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स या तो सिर्फ रियल पार्ट्स पर मुश्तमिल हो, और या फिर दोनों ही इमेजिनरी पार्ट्स पर मुश्तमिल हो और रियल पार्ट उनका ना। तो ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। ओके, तो ये पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया, तो बहुत सिंपल सा आइडिया है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसमें से हम लोग ये जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ देखें कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में दिए गए हैं। तो इसको क्या लेते हैं कि ये z है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा लिख सकते हैं। अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का z का, उसको हम लोग z और ऊपर पावर में -1 लिख देंगे। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। और ये हमें मिलता कैसे है कि उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 के ओवर में लिख देते हैं, यानी 1/z जो होगा z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और अब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकेंगे
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम वही करेंगे जो हमने डिवीजन में किया था, यानी 1/z हमारे पास इस वाले प्रॉब्लम में हो जाएगा 1/√2 और -√5 आयोटा। और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करेंगे, यानी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2 -√5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइड बाय √2 प्लस √5 आयोटा। पर हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होने की वजह से यही चीज आ जाएगी। क्या 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ये √2 प्लस √5 आयोटा आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस प्लस याद रखना है, जब हम पार्ट्स ले रहे होंगे तो अपने दरमियान में प्लस डालना है और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, आप माइनस ना लिखें, आप चाहे -√5 का स्क्वायर ले लें या +√5 का स्क्वायर ले लें, एक ही आंसर आना है। इसलिए हम हमेशा प्लस वाले को ही लिख लेंगे ताकि इस साइन की वजह से कोई कंफ्यूजन ना हो। आपने सिंपल ये याद रखना है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट जो है उसके साथ ना तो एयोटा लिखना है ना माइनस का साइन लिखना है आपने, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ आ जाएगा √5 स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग अब सिंप्लीफाई करें तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर ये 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5 हो जाएगा और 2 + 5 7 बन जाएगा। और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइड बाय 7। और स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये आ जाएगा √2 बाय 7 प्लस √5 बाय 7। ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने सेकंड नंबर पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की खास बात ये होती है कि अगर हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी अगर हम लोग ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है इसको अगर इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें इस वाले नंबर के साथ, तो हमें आंसर प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में हमें मिल जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें √2 बाय 7 प्लस √5 बाय 7 आयोटा। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ √2 माइनस √5 आयोटा के साथ, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। इसको आप 1 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह रियल नंबर्स में होता है कि कोई नंबर जब अपने मल्टीप्लिकेट से मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी बिल्कुल इसी तरह होगा। और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे एक्ट करेगा इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये सिंपल सा आइडिया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ भी अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसमें हम लोग एक जनरल सा फॉर्मूला बना लेते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसको हासिल करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए देखते हैं।
इसको जनरलाइज अगर हम लोग करें, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो z a प्लस आयोटा b, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हो जाएगा 1 ओवर a प्लस आयोटा b। और अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी 1 ओवर 1 प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉन्जुगेट से 1 माइनस आयोटा b ओवर 1 माइनस आयोटा b, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा माइनस आयोटा b और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर हम लोग ये जो हमारे पास फाइनल आंसर है इसको भी याद रख सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्ट, अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो बताना चाहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में यूं भी लिख सकते हैं, जो a माइनस आयोटा b है ये दरअसल z का कॉन्जुगेट है, और नीचे जो नंबर दिया हुआ है z मॉड का स्क्वायर। तो ये शॉर्ट फॉर्म में इसको कह लें कि एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया है टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आज के हमने जो लेसन था उसमें ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज़ के बारे में देखा कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, और हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका सीखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो कैसे हासिल किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछें, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।